नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए द्वितीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र प्रयोजनमूलक हिंदी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपने बात करते हैं प्रयोजनमूलक हिंदी और उसका अभिप्राय क्या है, उसका आशय क्या है और उसके क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्य परिचय में बात करते हैं। भाषा सामाजिक वस्तु है और उसके माध्यम से ही सभी सामाजिक व्यवहार संपन्न होते हैं। यह मनुष्य के विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा के कारण ही मानव मानव बन सकता है। यदि भाषा नहीं होती तो मानव समाज गूंगों की विराट बस्ती बन जाता। यानी भाषा ही हमें जीव जंतुओं से, पशुओं से, जानवरों से हमें अलग करती है। भाषा के कारण ही बोलने की, सोचने की, विचार करने की क्षमता के कारण ही मानव मानव बनता है। भाषा का समाज के विविध कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए तो वह मृतप्राय हो जाती है। यानी किसी भी भाषा को जीवित रखना है समाज में, तो उस भाषा का समाज के विभिन्न कार्यों में प्रयोग करना चाहिए। और भाषा के बहुत सारे प्रकार है और हम समाज में उनका प्रयोग करते ही रहते हैं। इस कारण समाज के विविध कार्यों को संपन्न करने के लिए भाषा के विविध रूप प्रचलित हैं। जैसे मातृभाषा है, लोक भाषा है, संस्कृतनिष्ठ भाषा है, मौखिक भाषा है, लिखित भाषा है। बहुत सारे ऐसे भाषा के रूप प्रचलित हैं जिनके द्वारा हम अपने समाज के कार्यों को संपन्न करते हैं। हमारे देश में आधुनिक प्रयोजनों के लिए आज जिस हिंदी को अपनाया गया है वह उसके निम्नलिखित प्रकारों के आधार पर है। यानी कितने प्रकार से हमने उस हिंदी भाषा को अपना रखा है। सबसे पहली बात, हिंदी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। यानी अपने देश के अंदर भी और देश के बाहर भी हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी भारतीय भाषाओं के लिए अग्रणी है। यानी भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है उसमें सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो अपनी हिंदी भाषा ही है। हिंदी निजी क्षेत्र में प्रयोगमूलक भाषा के रूप में अपनी उपयोगिता सिद्ध करती है। यानी हिंदी का प्रयोग है वो एक प्रयोगमूलक भाषा के रूप में या प्रयोजनमूलक भाषा के रूप में अपने प्रयोग करते हैं। इस प्रकार निश्चित ही हिंदी में उसका प्रयोजन अथवा उद्देश्य या लक्ष्य निहित है। यानी उसके प्रयोग करने का लक्ष्य क्या है, ये उसका हिंदी में ही निहित है। अब हम बात करते हैं प्रयोजनमूलक भाषा से अभिप्राय क्या है। बहुत बार 1 नंबर का छोटा प्रश्न आ जाता है या 50 शब्दों में, 80 शब्दों में लिखने का प्रश्न आ जाता है, तो हम उसी हिसाब से इसका अध्ययन करते हैं। प्रयोजन शब्द का अभिप्राय है उद्देश्य अथवा लक्ष्य होता है। प्रयोजन शब्द है उसका अभिप्राय, उसका अर्थ उद्देश्य या कोई लक्ष्य होता है। जब प्रयोजन के अंत में मूलक प्रत्यय लग जाता है और उसे भाषा के विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है तो प्रयोजन मूलक भाषा का अभिप्राय उस भाषा से होता है। अपनी परिभाषा यहाँ से स्टार्ट होती है। प्रयोजन मूलक भाषा का अभिप्राय उस भाषा से होता है जो किसी उद्देश्य विशेष से संबंधित हो। वास्तव में भाषा का प्रयोजन सदैव विचारों की अभिव्यक्ति होता है। यानी सबसे बड़ा प्रयोजन तो भाषा का है कि अपने अपने विचारों का अभिव्यक्त करना। लेकिन हम कोई उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए यदि किसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो वो भाषा हमारी प्रयोजन मूलक भाषा है, वो कहलाती है। वह भले ही मौखिक हो या लिखित, उसका निश्चित ही प्रयोजन होता है। यानी हमारी कोई भी भाषा हो, यदि हम अपने उद्देश्य को प्रयोग करने के लिए चाहे लिखित रूप में या मौखिक रूप में उसका प्रयोग करते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है भाषा का। अतः प्रयोजनमूलक भाषा से अभिप्राय किसी प्रयोजन विशेष के लिए प्रयोग होने वाली भाषा से होता है। वह प्रयोजन सापेक्ष, सीधा और स्पष्ट होता है और वह उतना ही अर्थ देता है जितना अभीष्ट है। यानी प्रयोजनमूलक भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है कि यदि हम उस भाषा को प्रयोग करते हैं तो उसका एक सापेक्ष, सीधा और स्पष्ट है उसका अर्थ, और वह उतना ही अर्थ देता है जितना अभीष्ट होता है। यानी सामने वाला उसको समझ सके और अभिव्यक्त करने वाला उस बात को बता सके, वह उतना ही अर्थ देती है। हिंदी के संदर्भ में व्यवहारिक अथवा प्रयोजनमूलक विशेषण का प्रयोग नया अवश्य है, पर हिंदी अंतर्देशीय वाणिज्य और व्यापार की भाषा दीर्घकाल से ही संपर्क भाषा बनी रही है।
यानी हिंदी प्रयोजनमूलक भाषा के रूप में भी है, संपर्क भाषा के रूप में भी हमारे देश में बनी हुई है। और अब आकर उसने एक नए दायित्व भी वहन किए हैं, कई नए दायित्व वहन किए हैं, तथा वह अब पत्रकारिता, शिक्षा, माध्यम एवं कानून की भाषा भी बन गई है। यानी अपने संविधान में, अपने न्यायालय में भी हिंदी भाषा का प्रयोग है वो किया जा रहा है। इसके साथ ही हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकृति भी मिली है। अतः उसके विभिन्न प्रयोजनमूलक क्षेत्र भी विकसित हुए हैं। आज ज्ञान विज्ञान, प्रौद्योगिकी जैसे नए क्षेत्रों में हिंदी भाषा के बढ़ते प्रयोग ने उन क्षेत्रों के अनुरूप प्रयुक्ति की संकल्पना का विकास हुआ है। प्रयुक्ति से ही हिंदी भाषा का प्रयोजनमूलक स्वरूप निर्धारित होता है। यानी हम आज हिंदी भाषा को किन किन रूपों में, किन किन क्षेत्रों में, जैसे ज्ञान विज्ञान है, अंतरिक्ष विज्ञान है, अपने प्रौद्योगिकी है, अपनी कानून की पढ़ाई है, या चिकित्सा क्षेत्र है, उन सब में हमने आज हिंदी का प्रयोग शुरू कर दिया है। तो वो हिंदी का प्रयोजनमूलक रूप कहलाता है कि हमने किन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हिंदी का प्रयोग है वो शुरू किया है। अब हम बात करते हैं प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रासंगिकता। क्या ज़रूरत है, कितनी प्रासंगिक है, कितना उसका उपयोग किया जा सकता है। प्रयोजनमूलक हिंदी आज हमारी आवश्यकता बन गई है, क्योंकि ये हिंदी अपने भारत देश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा पढ़ना लिखना एक अलग पक्ष है, क्योंकि उससे भाषा ज्ञान व्यापक होता है, पर हिंदी का साहित्य पढ़कर उसकी भाषा के विविध पक्षों, भाव भंगिमाओं से परिचित होना अन्य पक्ष है। यानी हम हिंदी भाषा पढ़ते हैं तो उसे हमारा ज्ञान है वो व्यापक होता है। कोई भी भाषा पढ़ते तो ज्ञान की वृद्धि होती है उससे। लेकिन हिंदी का साहित्य जब हम पढ़ते हैं, उसके विविध पक्षों, उसके भाव भंगिमाओं से हम परिचित होते हैं, यह उसका दूसरा पक्ष है। कारण यह है कि साहित्य भाषा का एक पक्ष होता है जिससे उस भाषा के बोलने वालों के जीवनानुभव, आशाएं और आकांक्षाएं निहित होती हैं, परंतु यह उनके जीवन का एक पक्ष होता है। यानी हम किसी भाषा को सीखते हैं और या किसी भाषा का साहित्य का अध्ययन करते हैं, तो दोनों अलग अलग पक्ष हैं। साहित्य भाषा का एक पक्ष होता है, उसमें उस साहित्य के अंतर्गत उस भाषा को बोलने वालों के जीवन के अनुभव, उनकी आशाएं, आकांक्षाएं सारी निहित होती है। उनके जीवन का दूसरा पक्ष उनका सामाजिक व्यवहार, सामाजिक कार्यकलाप होता है। इस व्यवहार और कार्यकलापों का माध्यम प्रयोजनमूलक भाषा होती है। यानी वो सीखते हैं तो वो एक किसी भाषा को सीखते हैं या साहित्य पढ़ते हैं तो उनका एक रूप होता है, एक पक्ष होता है। लेकिन इसके अलावा दूसरा पक्ष है सामाजिक व्यवहार में, सामाजिक क्रियाकलाप में वो कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी अपने प्रयोजन को, अपने उद्देश्य को सिद्ध करने किस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वो है प्रयोजनमूलक भाषा, जिसका प्रयोग करते हैं हम हिंदी का। इसलिए हिंदी का यह प्रयोजनमूलक पक्ष भी उसके साहित्यिक पक्ष से कम महत्वपूर्ण नहीं होता। यानी हमने यहाँ पर दो चीज़ें पढ़ी है, एक हिंदी का साहित्यिक पक्ष और दूसरा हिंदी का प्रयोजनमूलक पक्ष। साहित्यिक पक्ष में हम क्या जानते हैं, भाषा के बोलने वालों के जीवन के अनुभव, आशाएं, आकांक्षाएं। जबकि हिंदी का जो प्रयोजनमूलक पक्ष है उसमें हम क्या करते हैं, अपने दैनिक जीवन के सामाजिक व्यवहार के कार्यकलापों को संपन्न करते हैं। तो प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रासंगिकता स्वयं सिद्ध हो जाती है। यानी आज भी उसकी प्रासंगिकता उतनी है, बल्कि आगे भी बढ़ती ही जाएगी कि हम उस प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग अपने जीवन में ज़्यादा करें। अब हम बात करते हैं कि प्रयोजनमूलक हिंदी और साहित्यिक हिंदी में अंतर क्या होता है, क्यों दोनों में प्रयोग अलग अलग है, दोनों के दो पक्ष कैसे हैं। तो इस अंतर को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहले अंतर समझते हैं हम शब्दावली के स्तर पर। यानी प्रयोजनमूलक हिंदी और साहित्यिक हिंदी की शब्दावली है, उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। अंतर क्या है, साहित्य की भाषा की सीमा का कोई बंधन नहीं होता, क्योंकि साहित्य की भाषा का प्रयोग करता है साहित्यकार, तो उस पर कोई बंधन नहीं है। उसमें वो शब्दों को तोड़ मरोड़ सकता है, शब्दों को अपने मन से गढ़ सकता है, उसको अपने इच्छानुसार, विचारानुसार रख सकता है, पर्यायवाची रूप में रख सकता है। यानी वो साहित्य को सुंदर और अर्थवान बनाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास कर सकता है। लेकिन
प्रयोजनमूलक क्षेत्र में शब्दावली पारिभाषिक होती है, जिसमें शब्दों का अर्थ क्षेत्र विशेष में निश्चित और सीमित होता है। यानी प्रयोजनमूलक हिंदी में प्रयोग करने वाला है वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि प्रयोजनमूलक हिंदी पारिभाषिक होती है, यानी उसमें शब्दों का अर्थ निश्चित होता है और जिस क्षेत्र विशेष के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो वहीं पर वही अर्थ देखा जो उसका कहने का तात्पर्य है या सामने वाले का समझने का लक्ष्य है। तो इसलिए साहित्यिक शब्दावली और प्रयोजनमूलक हिंदी में ये फ़र्क होता है शब्दावली के स्तर पर। मनचाहा प्रयोग साहित्यकार कर सकता है, लेकिन प्रयोजनमूलक हिंदी को जब हम किसी उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाते हैं तो हमेशा प्रयोग नहीं कर सकते। फिर दूसरा अंतर समझते हैं वाक्य रचना के आधार पर। साहित्यकार को पर्याप्त छूट रहती है और वह लालित्यपूर्ण भाषा का प्रयोग कर सकता है, अपने वाक्यों को छोटे बड़े कर सकता है, वाक्यों को किसी प्रकार किसी रूप में भी उसको ढाल सकता है। ये साहित्यकार के पास पर्याप्त छूट रहती है। परंतु प्रयोजनमूलक हिंदी के लेखक के लिए यह स्वतंत्रता नहीं होती है, क्योंकि उसे तो एक निश्चित शब्द का निश्चित अर्थ के लिए ही प्रयोग करना पड़ता है। तीसरा अंतर है साहित्य में प्रयोजनमूलक शब्दावली प्रयोग के स्तर पर। कहने का मतलब है कि हम साहित्यिक हिंदी में प्रयोजनमूलक शब्दावली प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रयोजनमूलक हिंदी का जब हम प्रयोग करते हैं तो हम साहित्यिक शब्दावली का प्रयोग नहीं कर सकते, ये उसमें छूट नहीं रहती है। चौथा अंतर है संचार माध्यमों के स्तर पर। इनमें प्रयुक्त हिंदी प्रयोजनमूलकता के निकट होकर भी वह साहित्यिक हिंदी का रूप ग्रहण नहीं कर पाती। यहाँ पर भी बहुत बड़ा अंतर ये है कि संचार माध्यम है जिसमें जो हिंदी प्रयुक्त की जाती है वो अपने रूप में और प्रयोग के आधार पर तो प्रयोजनमूलक हिंदी के नज़दीक होती है, लेकिन वह साहित्यिक हिंदी का रूप ग्रहण नहीं कर पाती। तो इस प्रकार से प्रयोजनमूलक हिंदी और साहित्यिक हिंदी में भी एक बड़ा अंतर होता है। तो इसका भी एक छोटा प्रश्न बन सकता है कि प्रयोजनमूलक हिंदी और साहित्यिक हिंदी में क्या अंतर होता है। तो आज हमने प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रासंगिकता, उसका अर्थ, उसका अभिप्राय और साहित्यिक हिंदी से वो किस प्रकार भिन्न होती है इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।